सारी चीज़ें जो हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा इस पर बातचीत करते हैं। ट्रैकॉम स्टॉक ब्रोकर्स के पार्थिव शाह और एयूएम कैपिटल के राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, तो काफ़ी सारे बड़े अनाउंसमेंट एक एक करके बात करें, लेकिन शायद जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट दैट इज जियो का आईपीओ, ये अनाउंसमेंट पोटेंशियल मतलब निवेशकों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसी लग रही है? नमस्कार विपिन जी। नमस्कार पार्थिव। बहुत एक्साइटिंग है, मैं कहता हूँ, क्योंकि 2019 की एजीएम में चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि 5 साल के अंदर वो आईपीओ ले आएंगे। और निवेशकों को बहुत दिनों से इंतजार था कि इसकी वैल्यू अनलॉकिंग का। और अभी जब बात क्लियर हो गया है, फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 तक ही आईपीओ आने वाला है। और सिर्फ आईपीओ की ही बात नहीं है, जिस तरीके से जियो ने बढ़त दिखाई है, 500 मिलियन उनके सब्सक्राइबर हो गए हैं। जिस तरीके से जियो हॉटस्टार की बढ़त हुई है, उनके जो अब नए अनाउंसमेंट्स आए हैं, जिस तरीके से गूगल और मेटास के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, ये सारी चीजें एक तरीके से दिखा रही हैं कि एक बहुत अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग इसमें हो सकती है। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से आरपूज बढ़े हैं, 5G की रोल आउट हुई है, और अभी इन दिनों जिस तरीके से चार्जेस बढ़ाए गए, कुछ छोटे पैकेजेस बंद किए गए, उससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आरपूज और बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये वैल्यू अनलॉकिंग एक बहुत बड़ी न्यूज है रिलायंस के निवेशकों के लिए। और मैं समझता हूँ कि जो FY 26 के फर्स्ट हाफ का अनाउंसमेंट आया है, तो ये मान के चलें कि साल भर तक कोई अगर इसमें निवेश करता है तो एक अच्छे मुनाफे पे बैठा होगा। राइट। पार्थिव, दूसरा जो अनाउंसमेंट है जो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा है वो है रिलायंस इंटेलिजेंस का। और मुकेश अंबानी साहब जब ये अनाउंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे इसमें वो अपॉर्चुनिटी नज़र आती है जो 10 साल पहले RIL को जियो के साथ नज़र आई थी डिजिटल में। इसे आप कैसे देख रहे हैं, कितना बड़ा ये लीप है? नमस्कार विपिन जी, नमस्कार राजेश जी। देखिए, आई थिंक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बिकॉज गोइंग इनटू द EGM, और अगर इवन आप एनुअल रिपोर्ट भी देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ थीम इज समथिंग जो नॉट ओनली एक बिजनेस में, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हर एक बिजनेस के अंदर, वेदर इट इज रिटेल, वेदर इट इज वी आर टॉकिंग ऑफ जियो, वेदर इट इज द न्यू एनर्जी वर्टिकल, हर एक बिजनेस सेगमेंट के अंदर उन्होंने AI का इस्तेमाल करने की बात की है। तो इट मेड वेरी गुड स्ट्रेटेजिक सेंस कि एक रिलायंस इंटेलिजेंस नाम का जो AI बेस्ड उनका जो मॉडल है वहां पे वो वृद्धि करे। और इसके अंदर उन्होंने 4 पहलू रखे, जो बताया कि AI का पहले सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत जरूरी है, विच मीन्स दैट हाई गीगावाट की कैपेसिटी के अंदर जो AI रेडी डेटा सेंटर है उसकी आई थिंक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये बहुत ही हाई कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस मॉडल है जो हर कोई कंपनी नहीं कर पाती, और रिलायंस के पास पूरी इकोसिस्टम है और जिस तरह के ग्लोबल कनेक्ट्स है, आई थिंक दे आर द वंस जो इसको बहुत सीमलेसली कर सकते हैं। फिर उनको ग्लोबल पार्टनरशिप्स करनी है। हमने देखा कि मेटा के साथ उन्होंने पार्टनरशिप अनाउंस की है ऑलरेडी। पास्ट में उनका इन्वेस्टमेंट्स तो है ही रिलायंस के अंदर, जियो के अंदर, लेकिन इवन गूगल ने भी बड़े पैमाने पे बात की है कि इंडिया के अंदर डिजिटल रेवोल्यूशन वाया AI, और नॉट ओनली AI टू सिलेक्ट बट AI थ्रू आउट द कंट्री। और दूसरी उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने AI सर्विस सेंटर्स इंडिया के अंदर बनाने की बात की है। टैलेंट पूल को बढ़ाने के लिए भी ये कंपनी आई थिंक काफी हद तक स्टेप्स लेगी। तो जिस तरह की डीपर पेनिट्रेशन है और एक डीप टेक एंटरप्राइज बनने की बात हो रही है, मुझे लग रहा है आने वाले 5 से 10 साल के अंदर रिलायंस इंटेलिजेंस एज अ कॉन्ग्लोमरेट ये भी बहुत बड़ी वैल्यू शेयर होल्डर्स के लिए क्रिएट करेगी। जी, तो ये दो मेजर अनाउंसमेंट। इसके अलावा राजेश जी, मतलब देयर आर एक्स नंबर ऑफ थिंग्स जो बोली गई और हर चीज़ अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये तो दो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें जो एकदम हाईलाइट होके आई। आपको और कुछ दिखाई दिया जिसको अभी हमें दर्शकों को एक्सप्लेन करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से दो चीजें हैं जो बहुत बड़ी हो सकती हैं। एक, जो न्यू एनर्जी की बातें हुई, जिस तरीके से कहा गया कि न्यू एनर्जी खास करके रिन्यूएबल में जो बढ़त बनाने की बात कर रहे हैं, पहले 10 गीगावाट होगा, उसके बाद 20 गीगावाट होगा, जो आज की डेट में 200 मेगावाट CF HJT मॉड्यूल का, फोटोवोल्टिक सेल का। तो वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज मुझे इस पूरी चर्चा में या पूरे EGM में स्पीच में समझ में आई, वो ये था कि रिटेल में हम बहुत बड़े स्केल पे जा रहे हैं। आज की डेट में जहां दूसरे जो प्लेयर्स हैं वो 200, 250, 300 स्टोर्स लेके बैठे हैं, यहाँ 19,340 स्टोर है। 2,500 स्टोर उन्होंने इस 2025 की साल में जोड़े हैं। और
आने वाले दिनों में जिस तरह की बढ़त की वो बातें कर रहे हैं 20% के CAGR की, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी चीज़ है। और उसके बाद जो ये सब्सिडियरी बनाई जाएगी रिलायंस कंज्यूमर की, वो अपने आप में एक बड़ा वैल्यू हो सकता है आगे आने वाले दिनों में। आज आप देखो कि 1 साल में ही 11,500 करोड़ का रेवेन्यू रिलायंस कंज्यूमर ने बनाया। एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड जैसे कोको कोला और पेप्सी जो बहुत वर्षों से एस्टैब्लिश है, न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी, उन्हें मजबूर किया ₹10 के प्राइस पॉइंट पे आने के लिए। जब कैंपा ने ₹10 में कोल्ड ड्रिंक लॉन्च करी, तो उसके बाद वो मजबूर हुए ₹10 में आने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि इनका प्रभाव कैसे है और आगे आने वाले दिनों में किस तरीक़ा से हम बढ़त की और रिलायंस बढ़त की ओर बढ़ रही है। तो इसके शेयर होल्डर्स वाक़ई इससे बेनिफिटेड होंगे। प्लस गूगल के जो सुंदर पिचाई जी ने भी कहा और कि वो किराना स्टोर्स के साथ जुड़ने की जो बातें करी, वो अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव है। मैं समझता हूँ कि रिटेल और वो जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला स्टेप है, वो अपने आप में एक बड़ी चीज़ हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया पार्थिव और राजेश जी, आपने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया दर्शकों के लिए कि क्या इस एजीएम से हम एज ए निवेशक देखें और क्या बड़े प्लान्स आरआईएल के हैं और किस तरीके से उन्हें एग्जीक्यूट करने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और